कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगत में बैठ गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठ जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने सटकर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। इन्हें कौन खाएगा? रसोइये को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की है। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह ना खोल सकती थी। बोरे भर नमक पीसा और पत्तल पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध ना था। बर्फ भी ना मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए, बर्फ कहाँ? आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछाले दर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुद्धि ना थी। सुद्धि कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत ना मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है? फूलमती उदासीन ना रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब ना दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अब आगे भोज का प्रबंध करने चले हैं। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पतलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब ना दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है ही नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मजेदार बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने तो आएगा नहीं। कामता नाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा, अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं। बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन अब क्या? लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी। सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछताकर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीवी कुमुद से इतना सा काम भी ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कड़ाव में डाल दी, टोकरी उठाकर कड़ाव में डाल दी। हमारा क्या दोष? कामता नाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें ना कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा, ना मेरा। संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ाव में नहीं डाली जाती। टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई।
तुम खामखा जले पर नमक छिड़क रही हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें करते हो। कामता नाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है। चीनी में चींटे और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चुहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामतानाथ हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा। इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस ना खाता हो। तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। जरा सी चुहिया में क्या रखा था। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामता नाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेक न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से 1 पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखाकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामता नाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छपता नहीं, रुपये कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता नाथ ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं करता भाई। तुम थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी से रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामता नाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी हाल हमें सीता का विवाह भी तो करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में ना लग जाऊं, विवाह का नाम भी ना लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे। वे इतने स्वार्थंध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार ना हो जाए। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामता नाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपयों की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं। पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी।
हम लोगों की हालात तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया।